गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बात की थी हम लोगों ने कि जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स की रिवीजन भी करते रहेंगे। तो सैलरी का चैप्टर उठा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़े चैप्टर में कैपिटल गेन हो गया, पीजीबीपी हो गया, सैलरी कर लेते हैं फटाफट। तो सैलरी का चैप्टर उठा रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी नहीं कराऊंगा, पूरी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देख लेना। सैलरी के चैप्टर में आज अलाउंसेस खत्म कराऊंगा, नेक्स्ट 2 क्लासेस में पर्क्स का टारगेट रहेगा और उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट ओवर। ठीक है, अलाउंसेस में एक ही अलाउंस है वैसे तो करने वाला, लेकिन हाँ गो थ्रू पूरा करेंगे और एक बार बेस तैयार कर लेते हैं। आ जाओ जी फटाफट। हाँ जी, तो सैलरी सैलरी का चैप्टर जो हम लोगों का शुरू होता है सेक्शन 15, 16, 17। कहने को तो 3 सेक्शन कवर हो रहे हैं, जिसमें चार्जिंग सेक्शन हो गया हम लोगों का सेक्शन 15। तो चार्जिंग सेक्शन 15 हो गया, सेक्शन 16 में डिडक्शंस आ जाएंगी जी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 17 तो सैलरी की डेफिनेशन देने लगता है। तो ये अलाउंसेस वगैरह कहाँ से आ गए बेटे? मेजरली हम लोगों का सेक्शन 10 यहाँ पे कवर हो जाएगा। सेक्शन 10 कौन सा? हॉलीडे इनकम, जो इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसी के साथ साथ रूल 3 तक यहाँ पे कवर होते हैं, और 2 में भी 2B वगैरह ऐसे रूल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं सैलरी की बात करूं फटाफट, तो चार्जिंग सेक्शन 15 में कह रखा है सबसे पहले बात कि सैलरी ड्यू और रिसिप्ट बेसिस पे एप्लीकेबल होगी, सॉरी ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, एडवांस सैलरी और अरियर्स ऑफ सैलरी। सर एडवांस सैलरी तो समझ में आता है क्योंकि रिसिप्ट के बेसिस पे टैक्सेबल कर लोगे, अरियर्स ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब अरियर्स ऑफ सैलरी का क्या मतलब हुआ? क्योंकि आपने ड्यू बेसिस पे जब सैलरी टैक्सेबल कर दी तो अरियर्स हो ही नहीं सकती। बेटे क्या होता है, कई बार हमारा एम्प्लॉयर हमारी सैलरी रिट्रोस्पेक्टिवली पहले से बढ़ा के देता है, तो उस केस में कहता है कि अरियर्स ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल होगी। इंप्लॉयर से मिले या फॉर्मल इंप्लॉयर से मिले, सैलरी में ही टैक्सेबल होगी। ये बात क्यों लिखी गई है? फॉर्मल इंप्लॉयर से तो अब इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन फॉर्मल इंप्लॉयर से भी अगर कोई बेनिफिट्स मिलते हैं दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली। उसके बाद जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट में एक पेंशन एक ऐसी चीज है जो रिटायरमेंट होने के बाद भी मिलती रहती है। बाकी रिटायरमेंट ग्रेजुटी हो गया, लीव एनकैशमेंट वगैरह हो गया, वीआरएस वगैरह हो गया, वो तो रिटायरमेंट पे मिले ओवर, लेकिन पेंशन एक ऐसी चीज है जो बाद में भी मिलती रहती है। पेंशन सैलरी के हेड में ही टैक्सेबल होती। ठीक है, तो ड्यू और रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा, अरियर्स ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल होगा आपके हाथ में। ठीक है, एक चीज जरा ध्यान रखना, जो मैं आपको पीजीबीपी के चैप्टर में भी बता के आया, यहां पे भी बता रहा हूं पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स को जो सैलरी मिलती है पार्टनरशिप फॉर्म से, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, नॉट अंडर द हेड सैलरी, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर से कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो ही जो रेम्युनरेशन एम्प्लॉय को मिल रहा होगा वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। ये बात समझ लीजिएगा। आज की डेट में मॉडर्न वर्ल्ड में ये इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ता कहीं से कहीं तक कि सर्विसेज क्या दे रहे हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वही सर्विसेज मैं प्रैक्टिस में हूं तो भी दे रहा हूं, और वही सर्विसेज मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में भी दे रहा हूं। फर्क कहाँ गया सर? उसमें टीडीएस 194J में कटेगा, उसमें टीडीएस 192 में कटेगा। तो ये चीज़ जरा ध्यान से रखिएगा। ठीक है, जब मैं किसी के डायरेक्शन पे काम कर रहा हूं, मेनली यहां पे हो गया कि डायरेक्शन पे जो आप कहोगे वो कर दूंगा जी, तो उस केस में तो मेरी सैलरी के हेड में टैक्सेबल है। ऑल्दो जब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है 194J में तो भी उसी के, लेकिन वहां पे आई एम फ्री टू डू एनी वर्क, तेरा भी काम करूंगा और 10 लोगों का काम करूंगा, लेकिन जॉब में तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉयर का ही काम करूंगा जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूं। ठीक है जी, तो मैं अगर फटाफट नोट पे जाऊं, ओहो येलो वाले आ गए क्या? कोई बात नहीं, आपको व्हाइट वाले नोट्स मिलेंगे जो आपको आजकल मैं अटैच नोट्स दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सेक्शन 15, द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी, सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, फॉर्मल एम्प्लॉयर, पेड और अलाउड। अगर मैंने सैलरी अलाउ कर दी, अगर मेरे को रिसीव नहीं भी हुई, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी। अच्छा एक और चीज समझ लेना, पेड और ड्यू, मैंने पूरे महीने काम किया, लेकिन ये सैलरी जो ड्यू हो रही है ये 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ हो रही है, 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ हो रही है। इस चीज़ में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ हो रही है, तो एक बात जरा ध्यान से समझ के चलना, जब मैंने जॉब ज्वाइन की, पहले साल की बात कर रहा हूं, तो अप्रैल की सैलरी मई में ड्यू हुई होगी, मई की सैलरी जून में, जून की सैलरी जुलाई में, इसी तरह चलते चलते मार्च की सैलरी अप्रैल में ड्यू हुई होगी।
ठीक है, और रिसीव हो रही है अगले महीने की 7 तारीख को, तो उस केस में पहले साल के लिए बात कर रहा हूं, 11 मंथ की सैलरी टैक्सेबल होगी। तो ये वाला जो ड्यू वाला कंसेप्ट है, ड्यू और, ठीक है ना, तो ड्यू अगर मैं कहता हूं कि ड्यू नेक्स्ट मंथ की 5th को हो रही है और रिसीव 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ को हो रही है, तो फर्स्ट ईयर के लिए जरा इस चीज को ध्यान में रखना, और सैलरी जो इंक्रीज होती है उसमें भी ये फैक्टर जरा ध्यान में रखा जाए, ठीक है। उसके बाद नोट्स देख लो, नोट्स ड्यू और रिसीप्ट विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टैक्सेबल है जी सैलरी, ठीक है। हाँ, सैलरी पेड इन एडवांस इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ पर्सन, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन। अगर सैलरी एडवांस में मिल गई, ठीक है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज और समझ लेना, जो क्लास में बताता हूँ यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस नहीं करना चाहता रिवीजन में भी। सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी, दोनों में फर्क होता है। अगेंस्ट सैलरी, जो सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस होती है वो टैक्सेबल हो जाती है इन प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, ठीक है। लेकिन जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी होता है, दैट इज अ लोन एंड नॉट टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं होता, वो एक्चुअल में जब एडजस्ट होता है, जब होता है। सर मेरे को कैसे पता चलेगा? अल्टीमेटली मेरे हाथ में तो पैसा आ रहा है बेटे, ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी जनरल एंट्री पास करता है। अगर वो जनरल एंट्री पास कर देगा आपकी एडवांस सैलरी वाली, तो उस केस में आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो कहेगा एडवांस अगेंस्ट सैलरी, तो वो लोन के फॉर्म में होगी, वो टैक्सेबल नहीं होगा। डन है जी, ठीक है जी। तो ये बात मेरी क्लियर हो गई, हाँ ठीक है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ग्रेड सिस्टम भी बता देता हूँ। ग्रेड सिस्टम, एक बंदे ने 20,000 रुपये की सैलरी ज्वाइन की, 20,000 रुपये पे जॉब ज्वाइन की, 1,000 रुपये, उसके बाद जी 30,000 रुपये, उसके बाद 2,000 रुपये, और उसके बाद 40,000 रुपये। ये ग्रेड सिस्टम दिया हुआ है। अगर नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में ये होता है, पहले एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया करता था, उसमें इस तरीके की गवर्नमेंट की सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सैलरी दिखाई जाती थी। आज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी इस तरीके से होती है। तो क्या होगा कि ये 20,000 पे ज्वाइन करेगा, जिस दिन से इसने ज्वाइन किया उसके एग्जैक्टली 1 साल बाद 1,000 सैलरी बढ़ेगी, फिर एग्जैक्टली 1,000 1 साल बाद फिर 1,000 रुपये की सैलरी बढ़ेगी, फिर 1 साल बाद 1,000 की सैलरी बढ़ेगी, और ऐसे कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक 30,000 नहीं पहुंच जाती। और जिस दिन 30,000 बढ़ जाएगी, जिस दिन 30,000 पहुंच जाएगी, उसके बाद 2,000 रुपये से बढ़नी शुरू होगी, और बढ़ती चली रहेगी, हर साल बढ़ेगी, और 40,000 तक। सर 40,000 क्या आगे नहीं बढ़ सकती? बेटे इस केस में नहीं बढ़ सकती। हाँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक चीज मिलती है, डीए, जो इसकी हम बात करेंगे आज, ठीक है ना, उनको सारी चीजें वहां पे टैकल हो जाती है, उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। फॉरगोइंग सैलरी और सरेंडर, चीजें तो बहुत सारी कराने वाली। फॉरगोइंग सैलरी क्या होती है? सैलरी फॉरगोन इट इज नॉट टैक्सेबल। अरे कुछ गड़बड़ कर दी, हमने नोट्स बनाते हुए गड़बड़ कर देते हैं, आपको ठीक वाले मिलेंगे। फॉरगोइंग सैलरी जो होती है वो टैक्सेबल होती है। फॉरगोइंग सैलरी टैक्सेबल होती है, सरेंडर ऑफ सैलरी टैक्सेबल नहीं होती। फॉरगोइंग सैलरी क्या होती है? मेरे को काम किया मैंने, मेरे को सैलरी मिलने का राइट मिल गया क्योंकि मैंने काम किया था, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से छोड़ दी, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है। लेकिन सरेंडर ऑफ सैलरी में से, सैलरी कहने का नाम सरेंडर है, लेकिन मेरे से सरेंडर जबरदस्ती करा ली गई, ठीक है ना, वो काम मैंने किया था, सरेंडर जबरदस्ती करा ली गई, तो वो सैलरी मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। वो एक ही केस में था, मेन नोट्स में है, इस वाले में समरी नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार करवाया था। उसके बाद आ जाओ जहां से मेरा प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू होता है। बेटे देखो, कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, कंपोनेंट ऑफ सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जानिए। देखो सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, ये वो पैसा है जो मेरे को मेहनत करने का मिल रहा है। उसके बाद अलाउंसेस, ठीक है, अलाउंसेस। उसके बाद आएगा परक्स, जिसको हम परक्विजिट्स भी कहते हैं, परक्स, ठीक है। उसके बाद आएंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट, वीआरएस, ठीक है। पेंशन में यहां पे लिखूंगा,
सर पेंशन भी तो रिटायरमेंट बेनिफिट ही होता है बेटे, एकदम सही कह रहे हो, पेंशन भी रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। मैं इसको अलग से क्यों लिखता हूं, क्योंकि पेंशन रिटायरमेंट पे पूरी भी ले सकते हो सारी की सारी एक्यूमुलेटेड, ठीक है, या फिर आप उसको मंथली करवा सकते हो जब तक आप जिंदा हो। तो इसी वजह से मैं इसको अलग से कवर करता हूं। ऑल्दो मेरे जितने भी महान टीचर हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनसे मैं इवन मैंने पढ़ा हुआ है, वो सारे रिटायरमेंट बेनिफिट में ही दिखाते हैं। मैं सिर्फ अपनी क्लास को समझाने के लिए पेंशन को अलग लेके चलता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं बेटे, मैं जॉब कर रहा हूं और जॉब में मैंने कहा मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और गुड़गांव आके जॉब कर रहा हूं। तो मैंने अपने एम्प्लॉयर से कहा सर जी मेरे को आपने 50,000 रुपए की जॉब पे रखा, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड कि मेरे को आपने इतने की जॉब दी, लेकिन एक बात बताओ मैं राजस्थान से यहां पे आके रहूंगा कहां? अब मेरे रहने का तो इंतजाम कर दो। अब रहने का इंतजाम मेरा एम्प्लॉयर मेरे को दो तरीके से कर सकता है, या तो वो घर मेरे को दिलवा दे, कैसे भी कर ले, 5,000 कर ले, 10,000 कर ले, 15,000 कर ले, अपना उसका घर हो, या किराए पे लेके मेरे को दे, कैसे भी ले दे, वो घर उसने मेरे को दे दिया। तो वो मेरे को पैसा हाथ में नहीं दिया, ध्यान से समझ लेना, पैसा हाथ में नहीं दिया, तो यहां पे कैश नहीं मिल रहा, नो कैश, नो कैश, ओनली बेनिफिट। वो होते हैं पर्क्स, वो होते हैं पर्क्स, बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। लेकिन अलाउंसेस में उसने मेरे को कहा तेरे को 50,000 सैलरी मिल रही है, 10,000 रुपए और ले ले, अपने आप घर का अरेंजमेंट कर ले, मैं तेरे से नहीं पूछूंगा कितने का घर लिया। तो उसने मेरे को 10,000 रुपए और दे दिए। अब मैं 8,000 का घर लूं, 5,000 का घर लूं, 12,000 का लूं, 15,000, उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे जब उसने मेरे को कैश दे दिया, जब मेरे को कैश दे दिया, मतलब कैश का मतलब ये नहीं है चेक भी, मतलब समझ रहे हो ना, मनी मेरे को दे दी, तो अपने आप अपनी फैसिलिटी बेनिफिट अवेल कर ले, ठीक है ना। तो वो हो गया मेरा, वो हो गया मेरा अलाउंस। ये मैं सच्ची कह रहा हूं भाई, मेरे को जहां तक मेरे को याद आता है, टैक्स पढ़ते पढ़ते मेरे को काफी टाइम हो गया होगा, 15-16 साल तो हो गए होंगे। मैं जब इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया था ना, इतना नालायक स्टूडेंट रहा हूं, शायद मेरे को दूसरे साल समझ में आया था पर्क्स और अलाउंसेस में डिफरेंस क्या होता है। इसीलिए मेरे को लगता है कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा हूं ना, बहुत ध्यान से समझा दूं कि भाई पर्क्स और अलाउंसेस में डिफरेंस क्या होता है। पर्क्स में पैसा मिला, अपने आप बेनिफिट ले ले, एम्प्लॉयर पैसा देगा, अपने आप बेनिफिट ले ले, लेकिन पर्क्स में बेनिफिट ही आ जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां पे पैसा मिला, यहां पे पैसा मिला, तो पैसा जो मिला मेरे को कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव में से टैक्स वाले लोग कुछ एक बता देते हैं कि इतना हम तुम्हें एग्जेम्प्ट कर देंगे, इतना हम तुम्हें एग्जेम्प्ट कर देंगे, और बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे कैश मिल रहा है, यहां पे कैश मिल रहा है, बहुत ध्यान से दोनों। लेकिन पर्क्स में कोई टैक्स, पर्क्स में पैसा मिलेगा ही नहीं, तो यहां पे कैसे टैक्स निकालोगे, यहां पे किस चीज पे टैक्स लगाओगे? तो यहां पे टैक्सेबल होगा वैल्यू ऑफ बेनिफिट। जो बेनिफिट हमें मिल रहा है, जो बेनिफिट हमें मिल रहा है, उसकी हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे टैक्स में दिया होगा, हमें सैलरी के चैप्टर में दिया होगा, और उस वैल्यू को एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, तो जब सैलरी का चैप्टर पढ़ रहे हो तो एम्प्लॉय बन जाना, जब पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ रहे हो तो एम्प्लॉयर बन जाना, जब कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल बन जाना जो सामान बेच रहा, अपना घर का सामान बेच रहा अपना। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई जी। चलो, तो अब हम लोगों ने बेसिक सैलरी हमेशा फुली टैक्सेबल होती है, उसके अलावा क्या मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, तो कैश में मिल रहा है, अपने आप जाके सामान ले ले। ठीक है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जब वो मेरे को बेनिफिट दे रहा है, वहां पे मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा, बेनिफिट दूंगा। मैं तुझे गाड़ी से जाना है, मैं गाड़ी अरेंज करा देता हूं, यहां पे क्या होगा, पैसे ले ले, गाड़ी अरेंज कर ले, बिल चिपका दियो, मैं देख लूंगा। समझ में आ गई बात? चलो जी आओ, तो अब हम चलने जा रहे हैं अलाउंसेस में। अगेन अलाउंसेस में तो देखो जैसे पढ़ाता हूं मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं अपनी आदतों से मजबूर हूं। अलाउंसेस में यहाँ पे अलग से बना लेता हूं यार। अलाउंसेस में मैंने जो कैटेगरी बना रखी है, अलाउंसेस में मैंने जो कैटेगरी बना रखी है वो 5 कैटेगरी बना रखी है, A B C D E, याद भी नहीं अब तो मेरे को, ठीक है ना। तो अलाउंसेस में मैंने 5 कैटेगरी बना रखी है। पहले फटाफट कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी देख लो, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स, रिटायरमेंट बेनिफिट, अच्छा रिट्रेंचमेंट भूल गया था मैं, ठीक है, और पेंशन आ गया। ठीक है, उसके बाद हम अलाउंसेस में आते हैं, और अलाउंसेस में मैंने 5 कैटेगरी बना रखी है, A B C D। ए में कुछ परसेंटेज बेसिस पे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट कर रखे हैं, कुछ परसेंटेज एग्जेम्प्ट करेंगे, पूरा एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। बी में क्या दे रखा है, अमाउंट, ये बहुत ध्यान से देख लेना यार बच्चों, एग्जेम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और द अमाउंट स्पेंड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज विच एवर इज अर्लियर।
क्या हो गया आज मेरे को, विच एवर इज लेस, सॉरी, ठीक है ना। तो एग्जेम्पशन टू द एक्सटेंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना पैसा मिला 200 रुपए मिले, 150 रुपए खर्च कर दिए, 50 रुपए मेरी जेब में बच गए तो टैक्सेबल, जेब में बच गए वापस कर दिए तो टैक्सेबल नहीं, 200 रुपए मिले 200 रुपए खर्च हो गए कुछ टैक्सेबल नहीं, 200 रुपए मिले 150 रुपए खर्च हो गए 50 रुपए वापस कर दिए तो भी टैक्सेबल नहीं, 200 रुपए मिले 150 रुपए खर्च कर दिए 50 रुपए जेब में बच गए 50 रुपए टैक्सेबल, वो है बी। सी क्या कह रहा है, एग्जेम्प्ट अप टू द अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट, यहां पे क्या लिखा है, लिमिट, लिमिट जितना मिल रहा है एम्प्लॉयर से, एक लिमिट बता देंगे उतना मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा मिल रहा है तो टैक्सेबल। उसने दिया 500 रुपए, मेरे टैक्स लॉज में लिखा हुआ है 200 रुपए तक तो 300 रुपए टैक्सेबल, उसने दिया 150 रुपए, मेरे को टैक्स लॉ में 200 रुपए लिखा हुआ था तो पूरा का पूरा एग्जाम, ठीक है। डी बहुत ही अच्छा है, अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम फॉर सम पर्सन, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की लिस्ट, मतलब यहां पे कोई भी अलाउंस मिले, ए बी सी डी ई कैटेगरी वाला कोई सा भी अलाउंस मिले, ठीक है, इन लोगों को मिलेगा तो इनके हाथ में हमेशा ही ये वाले सारे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट रहेंगे। ई कौन सा है, ई तो बहुत ही अच्छा है, कहता है कोई अलाउंस जो ए में भी नहीं था, बी में नहीं था, सी में नहीं था, डी तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना, ए में भी नहीं था, बी में भी नहीं था, सी में भी नहीं था, तो उसके कोई एग्जेम्पशन वगैरह नहीं मिल रही थी, तो वो सारे अलाउंसेस यहां पे समझ के चलो और वो फुल्ली टैक्सेबल होंगे। अच्छी बात है, मैंने कहा तो 8 ही अलाउंसेस है क्या, और नहीं है, कहने लगे सारे अलाउंसेस हैं, लेकिन हम कुछ का नाम लिख के दे रहे हैं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। पहला है डियरनेस अलाउंस, डियर अलाउंस, डियर वाला अलाउंस कौन सा होता है बेटे, डियरनेस अलाउंस है महंगाई भत्ता, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में मिलता है। देखो मैंने अभी अभी कहा था कि उनकी सैलरी फिक्स होती है कि आपको इस जॉब, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में आपकी यही सैलरी रहेगी, तो उनकी जिंदगी भर अब वही सैलरी रहेगी, कभी बढ़ेगी नहीं जब तक पे कमीशन वगैरह उनको चेंज नहीं करते। जैसे अगर पे कमीशन 10 साल बाद चेंज कर रहा है तो 10 साल बाद ही चेंज होगी, लेकिन उनको क्या होता है, महंगाई तो हर साल बढ़ रही है, तो महंगाई को टैकल करने के लिए एक और अलग से अलाउंस दिया जाता है जिसको कहते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ठीक है ना। वो अलाउंस जो है उनके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल होता है और ये गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है महंगाई को देखते हुए। उसके बाद है सीसीए, सीसीए क्या नाम था इसका, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इट इज ऑल्सो लाइक अ डियरनेस अलाउंस अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली। और वो क्या होता है कि भाई महंगाई तो हर जगह बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं कहूं कि कानपुर जैसे शहर में और दिल्ली जैसे शहर में महंगाई बढ़ तो रही है, लेकिन दिल्ली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है तो वहां पे और ज्यादा चीजें महंगी मिलेंगी, तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। मेडिकल अलाउंस अगेन फुल्ली टैक्सेबल, इसके रिस्पेक्ट में एक मेडिकल रीइंबर्समेंट आएगा जब हम पर्क्स पढ़ रहे होंगे, वो भी अब फुल्ली टैक्सेबल होने लगा है, किसी टाइम पे 15,000 तक एग्जाम्प्ट हुआ करता था। लंच और टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ओवर टाइम अलाउंस भैया तुमने काम किया सैलरी का पार्ट है टैक्सेबल होगा। फैमिली वार्डन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस की तो डिडक्शन मिलती थी, बेटे गंदी गंदी बातें नहीं करना, अभी हमें अलाउंस मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, और जो डिडक्शन मिलती है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए डिडक्शन अलाउ होती है, सबके लिए नहीं होती है। उसके बाद क्या कहता है, एनी अलाउंस नॉट कवर्ड इन एबीसी, तो एबीसी में कोई अलाउंस कवर नहीं हुआ वो यहाँ पे कवर किया जाएगा और फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है जी। मैं सारी कैटेगरी कर रहा हूँ, एचआरए वाला सबसे एंड में करूंगा क्योंकि उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो फटाफट ए छोड़ रहा हूँ यार, एक मिनट। कैटेगरी बी देखो, एग्जेम्प्ट अप टू द अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस, इसमें हमारे पास 6 अलाउंस आए हुए हैं। देखो बेटे सैलरी का चैप्टर अच्छा खासा इजी था चैप्टर हुआ करता था, इसमें से क्वेश्चन भी कम आते थे, लेकिन ये जो 115 BAC आया उसने बड़ी दिक्कत दे दी है। 115 BAC अगर आपको याद हो फंडामेंटल के चैप्टर में हम लोगों ने किया था कि आपके स्लैब रेट वो 2.5 लाख रुपए के गैप पे उन्होंने बना दिए थे और 30 लाख तक खींच के गए थे, उसमें कुछ डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलेंगी ये तो वो सैलरी के चैप्टर में भी बहुत इंपैक्ट है। जैसे अब ये वाले जो अलाउंसेस हम पढ़ रहे हैं जी, जितने खर्च हो जाएंगे उतने एग्जेम्प्ट है, जितने पॉकेट में बच जाएंगे वो टैक्सेबल है। लेकिन ये जो गंदा सा नोट आ रहा है ना, नोट exemption of allowance number serial 123 is available to an employee who opts for tax as per the provision of 115 BAC, other allowances will be fully taxable। मतलब क्या, आप 1 to 3 अलाउंस, ये वाले अलाउंसेस तो आपको सदा मिलेंगे, सदा बाहर,
लेकिन ये वाले अलाउंसेस अगर आपको 115 BAC आपने ऑप्ट किया हुआ है, 115 BAC अगर आपने ऑप्ट किया हुआ है, तो उस केस में ये तीनों अलाउंसेस आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे, चाहे आपने पूरे खर्च कर दिए हो। ठीक है जी, तो फटाफट एक बार पढ़ के देखते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। ट्रैवलिंग और कन्वेंस सर फर्क क्या है? बेटे कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है, ट्रैवलिंग अलाउंस एम्प्लॉयर देता है आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए, और कन्वेंस अलाउंस नॉर्मल लोकल के लिए। ठीक है, एनी अलाउंस टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल इंक्लूड सम पेड फॉर द ट्रांसफर, पैकिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनल इफेक्ट। मेरा ट्रांसफर हो गया तो उस केस में भी मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई मेरी मानेसर में फैक्ट्री है, लेकिन तेरे को पुणे वाली फैक्ट्री में भेज रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके हिसाब किताब संभाल, तेरे जाने आने का खर्चा मैं बियर करूंगा, तेरा सामान वगैरह। तो उसने मेरे को 50,000 रुपये दिए, मेरे 40,000 रुपये खर्च हुए, तो 10,000 रुपये जो मेरे को बच गए वो मेरे हाथ में टैक्सेबल है। कन्वेंस अलाउंस नॉर्मल समझ में आ गया आपको। ठीक है, डेली अलाउंस, डेली अलाउंस मेरे को 10 दिन के लिए पुणे वाली फैक्ट्री में भेजा गया है, और उसके लिए कहा गया है कि जो मैनेजर लेवल का बंदा अगर पुणे वाली फैक्ट्री में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, तो उसको 1,000 रुपये पर डे का दिया जाएगा। अब मेरे ऊपर है कि मैं 1,000 रुपये पूरे खर्च कर दूं, उसके बिल सबमिट करा दूं या कुछ बचा लूं। तो क्या कहता है, एनी अलाउंस वेदर ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी in connection with the transfer to meet the ordinary daily charges incurred by an employee on account of absence of his normal place of duty। तो वो डेली अलाउंस है, जितना खर्च हो गया वो एग्जाम, बाकी जो बच गया वो मेरे हाथ में फुल्ली टैक्सेबल। हेल्पर अलाउंस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो मेरे एम्प्लॉयर ने कहा यार तेरे नोन में कुछ स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, तू अपने अंडर अपने काम के लिए रखना चाहता है तो रख ले, कंपनी उसके पैसे दे देगी। तो मैंने अपने अंडर एक असिस्टेंट रख लिया जो सीए कर रहा था, स्टूडेंट। ठीक है, उसको मैं 5,000 रुपये देता हूँ, मेरी कंपनी मेरे को देती 7,000 रुपये, 7,000 रुपये के लिए एक अपना हेल्पर रख ले, तो 7,000 मेरे को मिले, मैंने 5,000 दिए, तो 2,000 रुपये मेरे हाथ में टैक्सेबल हो गए। रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस, अगेन मेरे एम्प्लॉयर ने कहा विशाल टैक्स काफ़ी डायनेमिक है, रोज चेंजेस आते हैं, तो तुम हर साल कुछ अपडेशन के लिए क्लासेस वगैरह ले लिया करो, कोई कोर्स वगैरह कर लिया करो। उन्होंने मेरे को हर साल के 20,000 रुपये दे रखे एकेडमिक या रिसर्च के पर्पज से। मेरे 15,000 रुपये खर्च हो गए, 5,000 रुपये मेरे को बच गए, तो वो मेरे हाथ में टैक्सेबल, पूरे 20,000 खर्च हो गए, क्योंकि नॉलेज तो अपनी है ना भाई। 22,000 रुपये दे के भी कोई अच्छा कोर्स मिल रहा है, कंपनी ने 20,000 दिए थे, तो 20,000 रुपये पूरे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ये मत कहना 2,000 रुपये अपनी पॉकेट से दिए तो सैलरी में से कम कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता, गंदी गंदी बातें नहीं करना। यूनिफॉर्म अलाउंस, फैक्ट्रीज में जब कहाँ जहाँ काम होता है वहाँ पे नॉर्मली यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म अलाउंस है, उन्होंने पैसे दे दिए, आप अपने आप अपनी वर्दी सिलवा लेना, तो वो यूनिफॉर्म अलाउंस है, जितना खर्चा हुआ आके बिल दे दो, एग्जाम बाकी टैक्सेबल। ठीक है जी, ये हो गया कैटेगरी बी। कैटेगरी सी देखना, बहुत ही अच्छी लगती है कैटेगरी, मतलब मेरे को पता नहीं लगता कि कब की बाबा आदम के ज़माने की बनाई हुई, कब की बनाई हुई है, अरे चल जा भाई। कैटेगरी सी, अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड बाय द लॉ। लॉ तो ऐसे बोलेंगे इतना बड़ा लॉ, और एग्जाम्पशन कितनी देंगे, 100 रुपए, चल विच एवर इज लेस। सेक्शन 10 क्लॉज 14 रेड विद रूल 2BB, सब रूल 2। ठीक है जी, क्या कहते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो अगर आपका मालिक आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है, तो वो 100 रुपये पर मंथ पर बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट है। समझ में आ गई बात। मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे खासे जॉक होते हैं मेरी रेगुलर क्लास में, मैं अभी ज़्यादा झक नहीं मांग लूँगा। तो मेरे एम्प्लॉयर ने यार, लेकिन समझाने के लिए तो जोक मारना पड़ेगा। बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, मेरा कुलीग था, उसके 3 बच्चे थे, और एम्प्लॉयर तीनों के लिए 80 रुपये 80 रुपये और 80 रुपये देता है। आप तो नालायक को कहोगे 100 रुपये एग्जाम्प्ट है ना, तो इसके जहां पे ट्रांसफर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा एग्जाम्प्ट, ये पूरा एग्जाम्प्ट, और ये वाला बच्चा पूरा टैक्सेबल। समझ में आ गई बात। ठीक है, ऐसी गंदी गंदी कोई बात नहीं करना वैसे। बच्चा 1, बच्चा 2, ठीक है ना, और क्या कहते हैं 150 रुपये और 150 रुपये, तो 100 रुपये इसके एग्जाम्प्ट है और 100 रुपये इसके एग्जाम्प्ट है, 50 इसके टैक्सेबल और 50 इसके टैक्सेबल। ठीक है जी, तो ये केसेस वगैरह मैं बनाता हूँ। तो कितना कहता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दिस अलाउंस इज गिवन फॉर द चिल्ड्रंस एजुकेशन एग्जाम लीज ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट रिसीव्ड और ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, this allowance is granted to meet the hostel expenditure on
child of an employee, exempt least of the following amount received or rupees 300 per month per child for the maximum of 2 children. तो वैसे ही चलेगा. ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बेटे ऊपर ट्रैवलिंग और कन्वेंस करके आए हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं करके आए हैं. सर ट्रैवलिंग कन्वेंस में क्या फर्क होता है? बेटे ध्यान से देखो, इधर 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 इधर, ये पूरा शहर, ये मेरा ऑफिस, मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है, ठीक है, और ये मेरा होम, ठीक है. मैं घर से ऑफिस पहुंच गया, ऑफिस के काम से शहर में घूमता रहा, वो कन्वेंस, ठीक है. ऑफिस के काम से आउटसाइड आउट स्टेशन गया, तो वो हो गया ट्रैवलिंग. और ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जो हुआ वो है ट्रांसपोर्ट. होप सो मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है. इट इज ग्रांटेड to an employee to meet his expenditure for the purpose of commuting between the place of his residence and the place of his duty. Place of duty, place of office नहीं कहा, place of duty का है. मतलब क्या, कई बार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना, तो दर्द समझ सकते हो आप भी, ठीक है ना. मेरे को डायरेक्टली क्लाइंट साइड पे जाना है, ऑफिस से डायरेक्टली क्लाइंट साइड पे जाना है, तो प्लेस ऑफ ड्यूटी की बात कही गई है. फर्क क्या पड़ता है? सब कुछ टैक्सेबल है. तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल है. हाँ, अगर इंप्लॉई ब्लाइंड है, कौन है? ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, उस केस में उसे मैक्सिमम 3200 रुपीज पर मंथ की एग्जेम्पशन मिल सकती है. डन सर? ओके. उसके बाद ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया अलाउंस, तो ये भी कितना, 200 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है मैक्सिमम. अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, ठीक है ना, टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी परफॉर्म इन द कोर्स ऑफ रनिंग सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्रोवाइडेड दैट सच एम्प्लॉय इज नॉट इन द रिसिप्ट ऑफ डेली अलाउंसेस. मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है. अब ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो एक एक महीने के लिए चले गए जी. अब एक एक महीने के लिए चले गए, तो गाड़ी लेके जब जा रहे हैं, किसी भी तरीके का खर्चा हो सकता है, ठीक है ना. तो मैंने उन्हें कहा भाई 10,000 रुपये ले ले और जा, खर्च कर लियो अपने हिसाब से, और जो बचे आके वापस कर दियो. अब वो भाई, अगर मैं कहता हूँ कहीं पंचर लगवाता है, तो पंचर वाले से तो थोड़ी ना जीएसटी का बिल लेगा. अब बिल तो समझ में आ गई ना, लेकिन अब जबरदस्ती भी तो पंचर लगवा सकता है ना, फिर वो, समझ में आ गई बात. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो डंडी मारेगा ही मारेगा. तो अलाउंस इस हिसाब से ड्राफ्ट किया है कि उसके हाथ में कुछ टैक्सेबल होगा ही होगा, चाहे आप कम अलाउंस दो चाहे ज्यादा दो. एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कितना, 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और ₹10,000 पर मंथ. अब इसके ऊपर चाहे आप 100 रुपये डाल के देख लेना, चाहे आप 15,000 रुपये डाल के देख लेना, चाहे आप 5,000 रुपये डाल के देख लेना, इन तीनों में एक बार एग्जाम्पल ट्राई करना, हमेशा कुछ ना कुछ टैक्सेबल आएगा. जैसे 100 रुपये वाले में 70 रुपीज़ एग्जाम्प्ट होगा, या 10,000 रुपीज़ विच एवर इज लेस, तो 70 एग्जाम्प्ट होगा, 100 माइनस 70, ठीक है ना. क्योंकि अलाउंसेस में क्या होने वाला है, टैक्सेबल कितना निकलेगा हमारा, टैक्सेबल निकलेगा रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्ट, रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्ट. तो रिसीव कितना हुआ है इसमें, 100 रुपये हुआ है, एग्जाम्प्ट कितना हुआ है, 70 रुपये हुआ है, तो टैक्सेबल कितना हो गया, 30 रुपीज़ हो गया, ठीक है. 15,000 रुपये वाले में भी ऐसे ही होगा, 15,000 का 70% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13,500, हाँ 13,500, तो 1,500 रुपये उसमें भी टैक्सेबल. तो इसी तरीके से सब कुछ. There are 10 more allowances in above category but found to be quite less important from exam point of view, hence not covered in these notes. ठीक है, आप अपने स्टडी बैट में से देख सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. नोट, ये नोट बड़ा गंदा है. Only transport allowance is available to employee who opt for the provision of 115 BAC. ये जो 10-15 अलाउंसेस हैं, इनमें से 115 BAC अगर आप अवेल कर रहे हैं, तो आपको केवल और केवल ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलाउड होगा. और मैं नहीं चाहता आपको अलाउ हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड को अलाउड होता है. ठीक है जी. चलिए कैटेगरी डी, ये 5 लोग, रट्टे मार के जाना, रट्टे. और कोई भी क्वेश्चन आए ना सैलरी का, पहले तो ये चेक करना ये 5 में से तो कोई नहीं है. कौन? सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया. भारत की नागरिकता है और कहां गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और कहां जॉब कर रहा है, आउटसाइड इंडिया जॉब कर रहा है. तो ऐसे
प्रजाति को, मतलब ऐसे महानुभाव को जो भी पैसा अलाउंसेस के नाम पे मिल रहा फुल्ली एग्जेम्प्ट है, एचआरए हो, ये हो, वो हो, कोई भी, सर डीए भी। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग द सैंक्चुरी अलाउंस आल्सो अलाउड टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अलाउंस टू यूएनओ एम्प्लॉइज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, सारी कवर हो जाती है उसमें। अलाउंसेस टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बेटे पहले बात तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो फीस मिलती है, मैंने आईओएस के चैप्टर में करा दिया था कि वो आईओएस के एड में टैक्सेबल होती है क्योंकि उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, वो यहाँ पे लिख दिए। एनी अलाउंस और पर्क्स टू एनी मेंबर ऑफ यूपीएससी, मेंबर ऑफ यूपीएससी जानते हो ना, आईएएस वगैरह, तो उनको एग्जेम्प्ट होता है जी, ठीक है, समझ में आ गई बात। और उसके बाद कैटेगरी ई तो मैंने आपको बताई दी थी, वो तो वहीं पे मेरी खत्म हो गई। अब आता हूं मैं ढंग के उस वाले पे, देखो इसने करते करते भी आधा घंटा हो गया, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस तो मैंने आपको क्या समझाया था बेटे, हाउस रेंट अलाउंस, जब मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को पैसा दे दिया, भाई ऐसा कर पैसा ले और अपने आप देख ले कौन सा घर तूने कैसा लेना, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी लोकेलिटी में। तो यहाँ पे लिखता है कि एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ए बी सी। सपोज करो एग्जेम्प्ट जो होगा वो जो सबसे छोटा होगा, सॉरी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब टैक्सेबल कितना होना है, देखो टैक्सेबल होना है रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। सपोज करो 100 रुपये तुम्हें रिसीव हुए माइनस एग्जेम्प्ट, ये है 100 रुपये, एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्यों हो नहीं सकता क्या, ठीक है। ये है 150 रुपये और ये है 80 रुपये, तो जो सबसे छोटा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 80 एग्जेम्प्ट होएगा, टैक्सेबल कितना होएगा ये। अगर ये 180 होता तो यहाँ पे 100 माइनस 100, ये कितना हो जाता, नहीं। समझ में आई बात, ओके जी, ये बात क्लियर। अब ए बी सी बता दो सर, बाकी तो हम अपने आप देख लेंगे, आप क्या पढ़ाओगे। ए बी सी में है ए एचआरए रिसीव, जो एचआरए रिसीव होगा, जो एचआरए रिसीव्ड होगा वही आपकी पहली लिमिट है, इसीलिए मैं उसका एग्जांपल 100 ले रहा था। दूसरा है रेंट पेड, भाई तुम एचआरए ले रहे हो तो रेंट पे करोगे ना। सर मैंने तो झूठ बोल के एचआरए ले लिया था, लेकिन मैं तो ना अपनी दीदी के यहाँ रहता हूँ, अपने भैया के यहाँ रहता हूँ, जो भी जिसके साथ भी रह लेना, तो वहां पे रेंट पेड 0 हो जाएगा। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। और लास्ट पॉइंट है 50% या 40% ऑफ सैलरी, 50% या 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात, सैलरी का क्या मतलब है। देखो बेटे सैलरी में तो सारी चीजें आएंगी, बेसिक सैलरी, उसके बाद बेसिक सैलरी हो गई, उसके बाद सारे टैक्सेबल अलाउंसेस हो गए, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क हो गई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क हो गया, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गए, बहुत कुछ है, ये आएगा तो फिर ग्रॉस सैलरी निकलेगी। उसके बाद डिडक्शन दी जाएंगी सेक्शन 16 में, उसके बाद जो आएगी वो सैलरी होगी, एकदम सही। लेकिन 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 ओनली ओनली एंड ओनली फॉर एचआरए, ओनली फॉर एचआरए कैलकुलेशंस, एचआरए कैलकुलेशन, सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए एज पर टर्म्स प्लस कमीशन इफ रिसीव्ड ऑन सेल्स, केवल और केवल केवल और केवल एचआरए के पर्पस से, एचआरए के पर्पस से, और किसी पर्पस से नहीं। जब हमें मैडम देती थी क्वेश्चन 99 का स्क्वायर सॉल्व करके बताओ, तो हम कहते थे मैम इसमें ना एक टेक्निक लग सकती है 100 - 1 का होल स्क्वायर, और 100 - 1 मतलब a - b का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला डाल देते थे। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो फॉर्मूला डाला जाता था। उसी तरीके से सिर्फ एचआरए का अलाउंस की कैलकुलेशन के पर्पस से हम लोगों ने सैलरी का मतलब क्या लिखा है, बेसिक सैलरी प्लस डीएस पर टर्म, वो अभी डीएस पर टर्म समझा देता हूँ, रुक जाओ। और कमीशन ऑन सेल्स, मतलब अगर ये ऐसा एम्प्लॉय है जिसको सेल्स के ऊपर कमीशन मिलती है, तो जो सेल्स के ऊपर कमीशन है वो यहाँ पे आएगी, परचेज के ऊपर कमीशन या किसी और तरीके की कमीशन नहीं, केवल सेल्स वाली कमीशन। उसके बाद दिमाग में एक चीज और चल रही है सर, ये डीएस पर टर्म्स क्या होता है। बेटे एम्प्लॉयर ने मेरे को डीए दिया महंगाई भत्ता,
और उसमें से एक चीज ना मेरे को ना एक वो क्या कहते हैं सुझाव दिया, ठीक है ना, एक सुझाव दिया, भाई मैं ना तेरे को ना डीए दे रहा हूं। मैंने कहा कितना दे रहे हो सर? कहने लगा 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बेसिक सैलरी है लेट से 10,000 रुपए, तो 50% ऑफ डीए कितना, सैलरी कितना हुआ? 5,000 रुपए। लेकिन कहा भाई तू 5,000 रुपए ले जा, तो यहां पे ये जो आएगा ना अलाउंसेस में, तो यहां पे डीए पूरा आएगा 5,000 रुपए। एक बात तो ये समझ लो टैक्सेबल करते हुए। लेकिन कहने लगे इसमें से ना एक काम करियो, मैं तेरे को एक सुझाव दे रहा हूं, बाकी मर्जी है तेरी, मान ना मान, इसमें से ऐसा कर अपने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, अपने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 10% ऑफ डीए बचा के रख, काम आएगा। तो 500 रुपए, 5,000 का 10% 500 रुपए। तो वो 500 रुपए अब यहां पे दोबारा ऐड मत कर देना, क्योंकि डीए तो तुम्हें कितना मिला है? 5,000 ही मिला है। लेकिन ये 500 रुपए इस कैलकुलेशन में, ये जो एचआरए वाली कैलकुलेशन है उसमें ये 500 रुपए ही यूज होगा। समझ में आई बात? क्योंकि यहां पे भी सैलरी का मतलब यही है, यहां पे भी, इन दोनों जगह पे सैलरी का मतलब ये। दोस्तों मेरी बात क्लियर हो गई होगी? सर एक एग्जांपल करा दो, बस यही तो चाह रहा था मैं। बेसिक सैलरी है मेरी 50,000 रुपए और डीए है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। डीएस पर टर्म्स है 50% ऑफ डीए, ठीक है। एचआरए रिसीव्ड हुआ है 10,000 रुपीज पर मंथ। रेंट पेड इन दिल्ली रुपीज 8,000 पर मंथ। अब एक दिमाग में और बात आ रही होगी, ये 50% और 40% कहां पे आएगा? तो 50% दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में आएगा, बाकी हर स्टेट में 40% रहेगा, ठीक है। तो दिल्ली 40%, ये कहां से लिया जाएगा? इन विच एम्प्लॉई रिसाइड। मैं रहता गुड़गांव में हूं, काम दिल्ली में करता हूं, तो ये 40% आएगा। मैं रहता दिल्ली में हूं, काम गुड़गांव में करता हूं, तो ये 50% आएगा। रिपीट कर देता हूं कहीं झोल झाल ना हो जाए। मैं रहता गुड़गांव में हूं, काम जॉब कर रहा हूं दिल्ली में, ये 40% हो जाएगा। मैं रहता दिल्ली में हूं, काम गुड़गांव में कर रहा हूं, तो ये 50% हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब फटाफट कैलकुलेट करते हैं। इसमें कैलकुलेट क्या करना है? एक तो एचआरए बताना है, ठीक है ना, एक ग्रॉस सैलरी बतानी है, एक ग्रॉस सैलरी बतानी है। बस आज का काम खत्म, मैं ओवर करता हूं क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 है ना, मैं बार बार कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ यार, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। बेसिक सैलरी, एक तो ये जुकाम ने ठीक होके दे रहा, 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपीज। डीए कितना मिल रहा है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो ये हो गया 60,000 रुपीज। एचआरए कितना मिल रहा है? ठीक है, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ध्यान दो, एचआरए एग्जेम्प्ट, पूरा लिखना, जब भी मार्क्स मिलेंगे। फिर हम कहते हैं कि यार करके तो आए थे, पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं मिले। एग्जेम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, रिश्तेदार थोड़ी ना ऐसे वाले हमारे। एचआरए रिसीव्ड, सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, थर्ड 50% लगेगा क्योंकि वो दिल्ली में रह रहा है, 50% ऑफ सैलरी। उसके बाद मेरे को सैलरी निकालनी है, सैलरी में आएगी 50,000 बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस डीएस पर टर्म्स लेना है। डीएस पर टर्म्स कितना है भाई? डीएस पर टर्म्स इसने लिखा हुआ है 50% ऑफ डीए, तो 50,000 का 10% आया 5,000 और उसका 50% आया तो 2,500 और कमीशन है नहीं, तो 52,500 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब एचआरए रिसीव्ड कितना था? 10,000। रेंट पेड कितना है? 8,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी जो कि 52,500 होगा, ये हम निकाल लेंगे, और ये 52,500 का 50% है, ठीक है जी। तो ये 8,000 माइनस
5250, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, निकाल लो भाई। ठीक है, ये हो गया, एक मिनट, देखो ये आ गया 2750, ये आ गया 26,250 और ये 10,000, तो विच एवर इज लेस, तो सेकंड वाला लेस हो गया। तो अब मेरा जो HRA मेरे को मिला है वो मिला है 10,000 माइनस 2750, 2750 माइनस करके कितना आएगा भाई, चल जाए यार वैसे में, चल 10,000 माइनस 2750, ये आ गया 7250। ठीक है, तो 7250 इंटू 12, 7250 इंटू 12, 7250 इंटू 12, ये आ गया 87,000, 87,000, ये मेरी आ गई जी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब एक चीज़ और बताते चला जाता हूँ, क्लास तो लंबी हो गई है। ठीक है, ये रहा मेरा फाइनेंशियल ईयर 21-22, मेरी जो जॉब लगी थी वो 50,000 रुपये पर मंथ पे लगी थी, और इस टाइम पे HRA मिल रहा था मेरे को 10,000 का, और मैं रह रहा था दिल्ली में, और रेंट पे कर रहा था 8,000 रुपीज़। अप्रैल निकला, मई निकला, जून निकला, बधाई हो जी, अबे बच्चा पैदा नहीं हुआ, बेसिक सैलरी बढ़ गई है और सैलरी बढ़ के 60,000 हो गई है, फायदा आया ना। ठीक है ना, अब जैसे ही सैलरी बढ़ी, तो अब एक तरह से ये समझ लो कि क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कि ये 3 महीने की कैलकुलेशन अलग होगी और ये बचे हुए 9 मंथ्स की कैलकुलेशन अलग होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन दो पार्ट में, 3 महीने की कैलकुलेशन तो बेसिक सैलरी 50,000 के हिसाब से निकाल लोगे, और उसके बाद 60,000 होने के बाद फिर दोबारा 9 मंथ्स की अलग कैलकुलेशन करोगे। लो अच्छा, एक और हो गया जी, 1 अक्टूबर को क्या किया, ये बंदा गुड़गांव शिफ्ट हो गया, गुड़गांव शिफ्ट हो गया, और ये रेंट देने लगा 7,000 रुपीज पर मंथ। अब फिर दोबारा कैलकुलेशन तोड़ो, क्योंकि अब जुलाई से लेकर, ध्यान से सुन लेना, जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नहीं जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ना, अक्टूबर तो अलग हो गया, तो ये 3 महीने के कैलकुलेशन, ये 3 महीने की कैलकुलेशन तो अलग कर ही दी थी, अब ये 3 महीने की कैलकुलेशन फिर अलग होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और ये 6 महीने की कैलकुलेशन फिर दोबारा अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे गुड़गांव में आ गया तो वो जो लास्ट वाली लिमिट है वो 40% हो जाएगी, और इवन बी वाली लिमिट भी, रेंट पेड 7,000 हो गया, पहले 8,000 से कैलकुलेशन कर रहे थे, तो वहां पे कैलकुलेशन इकट्ठी मत करने की सोचना, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये 3 महीने की अलग, ये 3 महीने की अलग, और ये 6 महीने की अलग। मैंने नोट्स में ऑलरेडी क्वेश्चन दिए हैं, इस बार ट्राई कर लेना, हो सकता है एक आध का आंसर गलत हो, कोई बात नहीं, मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसके आंसर वगैरह अपने आप चेक कर लूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये 3 क्वेश्चन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है व्यूअर, थैंक यू।